ठीक है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो ये बेसिकली इसमें हम 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स और फिर इसकी डायनामिक। काइनेमेटिक्स क्या होती है? आपको याद हो तो जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, फिजिक्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले लीनियर मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हमने पैराबोलिक मोशन पढ़ा था, कुछ ऐसा। लीनियर मोशन में पार्टिकल आगे जाता था, कभी पीछे आता था, कभी ऊपर जाता था, नीचे आता था, है ना? ये तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें पार्टिकल को हम ऐसे प्रोजेक्ट करते थे, इसमें ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, राइट? वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। इसमें पार्टिकल क्या होगा? पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, फिर सर्कुलर पाथ में चलेगा। सर्कुलर पाथ क्या होता है? मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं इसमें कि जो पार्टिकल होगा वो एक किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर घूमेगा। तो उस पॉइंट को तो हम क्या कहेंगे? सेंटर। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस। और जो पार्टिकल घूमेगा इसे कहेंगे हम सर्कुलर पाथ। आई बात समझ में? तो जब हम ये वाले मोशन पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी पढ़ा था, है ना? वेलोसिटी मतलब वेग, है ना? त्वरण पढ़ा था, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यानी कि विस्थापन। ठीक है। वैसे ही जब हम अब वृत्तीय मोशन पढ़ेंगे तो इसमें कोणीय वेग आ जाएगा। वेग की जगह क्या आ जाएगा? जैसे वहां वेग होता था ना, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। त्वरण की जगह क्या आ जाएगा? कोणीय त्वरण। और विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन। ठीक है। अच्छा, ये जो मोशन है वृत्तीय मोशन है, कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है? तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है ये। जैसे प्रोजेक्टाइल था ना 2D मोशन, वैसे ही ये है, पर ये प्रोजेक्टाइल से बहुत अलग है ना? प्रोजेक्टाइल तुम कैसे पढ़ते थे कि 2 लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन से पार्टिकल जा रहा है तो आगे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह से सॉल्व करते थे। लेकिन वृत्तीय गति एकदम अलग है। यहाँ पे हम अलग टर्म्स डिफाइन करेंगे, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये एक 2D मोशन है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, फिर इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, फिर एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोणीय वेग को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर वेलोसिटी। तो इंग्लिश भी आपको याद रखनी है, एंगुलर वेलोसिटी। सबके आगे बस एंगुलर एंगुलर लग जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन क्या होता है? ठीक, तो कोणीय विस्थापन क्या है? तो बेसिकली इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे मान लो ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे एक ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, इसकी एंगुलर पोजीशन क्या थी? θ1 पे था पार्टिकल, दिखाई दे रहा है यहाँ पे था पार्टिकल। ठीक है, θ1 पर। और पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया। ठीक है, पार्टिकल θ1 से चल के θ2 पर, ये एंगल दे रखे। तो ये इसकी रेफरेंस लाइन हो गई। रेफरेंस लाइन से जो एंगल हो गया ये, तो इसकी पोजीशन बता दी। इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये है और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ये है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगुलर हुआ, तो बेसिकली इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बराबर कितना आ गया? θ2 माइनस θ1। ऑब्वियस है, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये वाला एंगल हुआ ना, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। देखो ध्यान से, इसको और जूम कर लेते हैं। तो θ2 तो ये पूरा हो गया और θ1 इतना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1, यही हुआ। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे नापेंगे? किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। और आप जानते हो
क्या होता है रिलेशन? 2 पाई रेडियन बराबर 1 रिवॉल्यूशन, राइट? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। याद है ना, 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा? कोई पार्टिकल अगर 2 पाई रेडियन घूम गया, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर 2 पाई रेडियन हो गया, इसका मतलब उसने एक 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर। अरे बात समझ में आई क्या? तो कोणीय विस्थापन के बारे में समझ गए? जैसे लीनियर में होता था ना कि मान लो पार्टिकल पहले यहाँ है, अब यहाँ पहुंच गया, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती थी? मतलब सेम डायरेक्शन में दूरी क्या होती थी? विस्थापन, या मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल से फाइनल के बीच की सेम डायरेक्शन में एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर दूरी। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप? ठीक। अब आप सोचो कि जब पार्टिकल ऐसे जाता था इधर, तो हम बोलते थे कि आई कैप में गया, ऊपर जाता तो बोलते थे जे कैप में गया, इधर जाता तो बोलते थे माइनस आई कैप में गया, नीचे जाता तो बोलते थे कि माइनस जे कैप में गया, बाहर निकला तो के कैप। इस तरीके से हमने आई कैप, जे कैप, के कैप डिफाइन कर रखे थे, क्योंकि वहां पे हमें सीधे चल रहे थे, तो वहां डिफाइन कर सकते थे हम। जैसे कोई पार्टिकल टेढ़ा चला गया तो हम कहते थे कि आई में कितना गया और जे में कितना गया, कंपोनेंट करके। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे दें? यहाँ पे वेक्टर कैसे डिफाइन करें? इसको आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे डिनोट करें? कर सकते हैं क्या, बताओ? अब यहाँ तो पार्टिकल घूम रहा है ना भाई। अगर पार्टिकल ऐसे जाता तो बोल देते आई कैप, टेढ़ा जाता तो बोल देते कि दोनों में कंपोनेंट आएंगे, आई और जे में कंपोनेंट करके बताए थे। लेकिन यहाँ तो पार्टिकल घूम रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे इनको, डिस्प्लेसमेंट को आई में, जे में, के में कैसे डिनोट करेंगे? कैसे बताएंगे? डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, बताओ? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो डायरेक्शन चलती है, दो तरीके से चलती है। कई बार तो ऐसे बताया जाता है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और वेक्टर में भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वेक्टर थोड़े स्पेशल होते हैं। यहाँ जो वेक्टर डिफाइन होते हैं तो बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश, ठीक है, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर कैसे हम बताते हैं, देखो। मान लो कि कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे पार्टिकल कैसे घूम रहा है, साइन दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसको आई कैप, जे कैप, के कैप में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। ठीक। तो क्या है राइट हैंड रूल? कि अपनी उंगलियों को पार्टिकल की डायरेक्शन में घुमाओ। अपनी उंगलियों को पार्टिकल की डायरेक्शन में घुमाओ। समझ में आई बात? अपनी उंगलियों को पार्टिकल की डायरेक्शन में घुमाओ, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो एक्सियल वेक्टर होगा। तो आप अगर राइट हैंड, अपने राइट हैंड को उठाओ और उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अंगूठा किस ओर आएगा, बताओ? अंगूठा बाहर की ओर आएगा। करके देखो। अपने राइट हैंड को लो और उंगलियों को घुमाओ जिस डायरेक्शन में ये बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ, तो अंगूठा ऊपर आ गया क्या आपका? तो इसका मतलब एक्सियल वेक्टर कौन सा आ गया? बाहर की ओर। बाहर की ओर कौन सा हम सदिश लेते हैं, कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं? के कैप। आई बात समझ में? तो जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से, तो हमने अपनी उंगलियों को घुमाया, अंगूठा बाहर की तरफ आया, स्क्रीन से बाहर की तरफ आपकी आंखों में घुस जाएगा, अंगूठा इस तरीके से आया, तो उसको हमने बोला ये तो के कैप डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम एक्सियल वेक्टर डिफाइन करते हैं। अब मान लो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो हमने उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाया, तो अंगूठा अंदर की तरफ गया। अरे गया अंगूठा अंदर की तरफ, इसका मतलब जो एक्सियल वेक्टर वो किस तरह से डिफाइन होगा? माइनस के कैप, क्योंकि अंदर वाली डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं भाई? ऐसी तो मानते हैं यार, ये आई, ये जे, सॉरी गया, आई, जे और के। ये के क्या है? 3D में ना बाहर की तरफ आता हुआ, और अंदर की तरफ क्या है? माइनस के कैप। इस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है पार्टिकल तो हमेशा के कैप आएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे पार्टिकल मान लो इस तरीके से घूम रहा होता, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से दिखाई दिया,
ये मतलब साइड से अपन देख रहे हैं, साइड से। अभी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो इस साइड से ऐसे ऐसे घूम रहा है यूं। बताओ, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो इस बार उंगलियों को पार्टिकल के घूमने की डायरेक्शन में घुमाओ, तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या आएगी? इस साइड आएगी। ये अंगूठे की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? आई कैप हो गई। तो यहाँ पे एक्सियल वेक्टर कौन सा आ जाएगा? आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम एक्सियल वेक्टर को डिफाइन करेंगे। इस तरीके से पूरे सर्कुलर मोशन में इसी तरीके से डायरेक्शन दी जाएंगी। जब भी डायरेक्शन दी जाएंगी इसी तरीके से डायरेक्शन दी जाएंगी, राइट? तो ये तो हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आती है बात एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को इसको बोलते हैं डब्ल्यू, इसको नाम है ओमेगा। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? रेडियन पर सेकेंड। जैसे मीटर पर सेकेंड होती है ना वेलोसिटी की, वैसे इसकी क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन कैसे देंगे इसकी? एक्सियल वेक्टर से। एक्सियल वेक्टर कैसा होता है अभी मैंने सिखाया आपको। ठीक, अब कोणीय वेग भी डिफाइंड है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में डिफाइंड है। मतलब जैसे अपन कोई वेलोसिटी पढ़ते थे ना, याद है? वेलोसिटी में हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता था, याद है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो गैस करो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? टोटल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है बात यहां तक? जैसे एवरेज वेलोसिटी याद है आपको? एवरेज वेलोसिटी रेक्टिलिनियर मोशन में हमने पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता था, याद है आपको? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वैसे यहाँ पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो आपको यहाँ पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। अच्छा एक और बात, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको कि जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, वैसे ही ये जो हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें, एक तो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक तो ज्यादा, समझ में आ रहा है? फाइनाइट कुछ जैसे 30 डिग्री कितना चला, 30 डिग्री चला, 50 डिग्री, कोई भी फाइनाइट वैल्यू। डेल्टा थीटा वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन बहुत छोटा था डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है कि डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट डी थीटा ठीक। तो वैसे ही जब हमने बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी, जब हमने बात की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो कर ली ना बात। अब बात कर रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में भी किसकी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कुछ बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ही। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वी क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पे जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट। बट अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब किसी एक मोमेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे लिखोगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? भाई याद करो, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे तो अपन क्या लिखते थे, ds अपॉन dt। वैसे ही जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d थीटा अपॉन dt, राइट। d थीटा अपॉन dt मतलब अगर आपको थीटा का टाइम के साथ फंक्शन दिया गया है, अगर आपको थीटा का टाइम के साथ फंक्शन दिया गया है तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अभी करेंगे ऐसे सवाल, लेकिन एकदम सेम सवाल आएंगे। ये कैसी क्वांटिटी है, अब यहाँ पे डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन भी वेक्टर हो गया। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया और ऊपर नहीं लगाया था, और इसकी डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर से हम डिफाइन करेंगे। तो जो वेक्टर उनकी डायरेक्शन लिखेंगे, जो वेक्टर नहीं है स्केलर उनकी डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक, मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, और वो ए से चला, आर रेडियस का पाथ है, ए से स्टार्ट हुआ और वापस बी तक पहुंच गया ऐसे घूम के, ठीक है। ए से चला और घूमकर बी तक पहुंच गया। हाँ, एक पार्टिकल है, वो ए से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस बी तक पहुंच गया, कण का एक चक्कर कंप्लीट हो गया, पार्टिकल कंप्लीटेड इट्स वन रिवॉल्यूशन, देन फाइंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। तो ए से बी तक पहुंचने में इसने विस्थापन कितना हो गया, इसका कोणीय विस्थापन कितना हो गया, और दूरी कितनी हो गई, बताओ। सबसे पहले विस्थापन बताओ। ए से चला और बी तक पहुंच गया, बी कहाँ है, ए पे ही है, बी कहाँ पे, ए पे ही है, ध्यान रखना। ये बी ए पे ही है, मतलब उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, लिख रहा है ना, एक चक्कर पूरा होने पर विस्थापन बताना है, कोणीय विस्थापन बताना है, और दूरी बतानी है। तीनों आंसर एक साथ लिखने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तीनों आंसर एक साथ लिखो कॉमा लगा के, ताकि मुझे पता रहे किसने क्या आंसर दिए। तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और व्हाट इज द डिस्टेंस। तीनों चीजें आपको बतानी है, जल्दी से बताओ। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 0। क्यों, विस्थापन तो क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच की नेट दूरी, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में सीधी दूरी। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो दूरी कितनी हो गई इनिशियल से फाइनल के बीच में, 0। कोणीय विस्थापन, तो पार्टिकल ए से इस तरह से चला और बी पर पहुंचा, तो कितना एंगल घूम गया, ये कितना एंगल चल गया है, ये एंगल चल गया 2 पाई, तो कोणीय विस्थापन आ गया 2 पाई रेडियन, ठीक है। और दूरी कितनी आ गई, दूरी का मतलब है कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जो इसने एक्चुअल पाथ कवर किया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में इसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया, वो हो गई दूरी। तो दूरी कितनी हो गई, 2 पाई r मीटर, इस तरीके से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है कि कितना एंगल पार्टिकल घूमा, तो कितना एंगल घूमा यहाँ पे, 2 पाई रेडियन घूमा, ठीक, इस तरीके से।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोणीय वेग की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में ये कितना रेडियन घूमा। रेडियन मतलब एंगल, तो सही बात है, रेडियन होती है। बट इसकी कई बार यूनिट आपको आरपीएम भी देखने को मिलेगी। आरपीएम, आरपीएम की फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट। जब आप कोई मोटर खरीदने जाओगे मार्केट में, या फिर आप बाइक के देखोगे कि इसमें जो मोटर लगी है वो कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट घूमती है, या फिर हर चीज में लिखा था, पंखे के ऊपर लिखा रहता है, या जहां भी मोटर होगी वहां पे लिखा रहता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब होता है कि एक मिनट में कितने चक्कर ये घूमी। जैसे हम बोलूं कि किसी मोटर पे लिखा हुआ है 20 आरपीएम, 20 आरपीएम की मोटर है, मतलब वो मोटर जो है एक मिनट में 20 बार घूमती है, 20 चक्कर घूम जाती है। 20 बार मतलब 20 चक्कर की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट में 20 चक्कर कंप्लीट कर लेती है। अगर 100 आरपीएम लिखा है, इसका मतलब वो मोटर एक मिनट में 100 चक्कर कंप्लीट कर लेंगी। तो जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता जाएगा, मोटर के घूमने की जो गति है उसकी, मैं बोल सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी है, वो बढ़ती जाएगी। चक्कर, रिवॉल्यूशन का मतलब है चक्कर, बताया तो था भी। आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक मिनट में कितना घूमी है ना, आरपीएम रेखी रहती है। जैसे किसी के मोटर पे लिखा है 1000 आरपीएम, मतलब वो मोटर एक मिनट में 1000 बार घूमेगी। किसी पे लिखा है 1 लाख आरपीएम, मतलब वो मोटर एक मिनट में 1 लाख बार घूमेगी। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें उसे रेडियन पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो बेसिकली 1 आरपीएम बराबर कितना रेडियन पर सेकंड हुआ, कोई बताएगा? 1 आरपीएम बराबर मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक चक्कर एक मिनट में। तो इसको अगर मैं रेडियन पर सेकंड में चेंज करूं तो कैसे करूंगा? देखो, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में चेंज करूंगा तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, और एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो 2 पाई/60 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। 1 आरपीएम बराबर 2 पाई/60 रेडियन पर सेकेंड। मतलब आपको अगर 20 आरपीएम दे दी जाए और रेडियन पर सेकेंड पूछे तो आप क्या करोगे? उसको 2 पाई/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में? और अगर कई बार ऐसे भी होता है, आरपीएम की जगह आरपीएस भी दे देते हैं। आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, जनरली पर मिनट दिया होता है, पर सेकंड भी दिया हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस केस में आपका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 आरपीएस बराबर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड में है तो 60 से डिवाइड नहीं किया हमने। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये बात हो गई एंगुलर वेलोसिटी की। दो तरह की होती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दोनों के बारे में क्या क्या जानकारी है आपने सीख लिया। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम किससे लिखते हैं? अल्फा, ये लिखा हुआ है अल्फा। इसकी यूनिट कितनी हो गई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो तरीके के होते हैं ये। एक तो होता है एवरेज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो क्या हो गया? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको याद है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? याद करो, एवरेज एक्सेलरेशन का v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। भाई जिन दो टाइम की आप बात करो, जिन पॉइंट की बात कर रहे हो, यहां से यहां तक अगर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यहाँ का ओमेगा, यहाँ का ओमेगा। तो ये ओमेगा कौन से? इंस्टेंटेनियस, इसलिए तो मैंने वेक्टर लगाए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब ये जो
एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, याद करो। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो यही चल रहा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की। लीनियर जो एक्सेलरेशन आता था वो हम क्या लिखते थे? ए बराबर डीवी अपॉन डी, याद है? वैसे ही यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी। तो अभी केवल मैं आपको टर्मिनोलॉजी से रूबरू करा रहा हूँ कि भाई कैसे क्या होता है। क्वेश्चन अभी करेंगे इस पे, बट क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तीनों चीज आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। ठीक। तो अगर आपको लीनियर वाले अच्छे से पता है, लीनियर वाले अच्छे से यूज करना आते हैं, उनकी क्वेश्चंस अच्छे से करना आते हैं आपको, तो आप ये भी आसानी से कर लोगे। इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t, मतलब थीटा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है, एंगुलर पोजीशन बोल दो, जैसे अपन का जो पोजीशन होती थी ना वहां पे x बराबर अपन देते थे, वैसे यहाँ थीटा दे रखा है कि टाइम के साथ वो इस तरीके से एंगल वो वेरी कर रहा है। देन फाइंड द टाइम व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी जीरो। वो समय बताना है जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी इसकी डिफाइन करेंगे। भाई थीटा हमें कितना पता है? थीटा बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 3t, और हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा? 4t माइनस 3। आपको बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो मतलब ओमेगा को करना है आपको जीरो, कर दो। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा? 3/4 सेकेंड। 3/4 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड्स हैंड ऑफ क्लॉक, मतलब सेकंड की सुई, मिनट की सुई की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और जो आर वाली सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अरे सेकंड की सुई गोल गोल चक्कर काटती है ना, सर्कुलर मोशन करती है, तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, कोणीय वेग तो होगा ना। वो कोणीय वेग आपको फाइंड करना है, पहले सेकंड वाली सुई का, मिनट वाली सुई का और घंटे वाली सुई का। करो। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सेकंड वाली सुई की। तो बताओ, सेकंड वाली सुई जो होती है वो सबसे लंबी सुई, ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कितने समय में करती है? मतलब इसको पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लग जाता है? जैसे हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बताओ। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, मतलब कितना टाइम में कितना घूम गई। तो हम यहाँ रिलेशन लिख सकते हैं ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, अब इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जब लीनियर मोशन हम पढ़ते थे तब नहीं लिखते थे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू समय? हाँ, एक्सेलरेशन जीरो होता था तब यही तो लिखते थे। जब एक्सेलरेशन जीरो होता था, त्वरण नहीं होता था, तो हम क्या लिखते थे? दूरी बराबर चाल इंटू समय। वही यहाँ पे है। भाई जब घड़ी घड़ी घूमती है तो ऐसा थोड़ी ना कि इसकी जो सुई है वो हर बार इसकी वेलोसिटी तेज होती जाती है। एक चक्कर ये मान लो किसी समय में कंप्लीट करी, तो अगला चक्कर और कम समय में और कम तेज होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, तेज थोड़ा ना होती है। इसका भी अल्फा जीरो रहता है, घड़ियों का रहता है कि नहीं रहता? तभी तो समय दिखाती हैं, तभी तो सही समय हम देख पाते हैं, क्योंकि घड़ियां जो घूमती हैं समय फिक्स रहता है ना। मतलब घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितना टाइम में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड में कंप्लीट करती है। ऐसा ही है ना, हमेशा 60 सेकंड में करती है, कभी 50 सेकंड में भी कंप्लीट कर लेती है, कभी 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है, कभी 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है।
ये हमेशा 60 सेकंड में कंप्लीट करती है जो सुई है, सेकंड वाली सुई है। बस तो फिर इसका मतलब इसका जो अल्फा है वो 0 है। अल्फा 0 है का मतलब इसका कोणीय त्वरण 0 है, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ से टी बराबर क्या लिखूंगा बताओ? टी बराबर मैं लिख सकता हूँ ना डेल्टा थीटा अपॉन ओमेगा। ओ सॉरी, अपन को क्या निकालना है? अपन को तो ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया? डेल्टा थीटा अपॉन टी आ गया कि नहीं आया बताओ? चलिए, तो सबसे पहले अपन करते हैं सेकंड वाली सुई के लिए ओमेगा निकालते हैं। तो चक्कर, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो पूरा एक चक्कर मतलब कितना एंगल घूम गया? 2 पाई रेडियन घूम गया। ठीक है। और कितने समय में? सेकंड वाली सुई कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करती है? 60 सेकंड में, 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। अपने को तो रेडियन पर सेकंड में आंसर चाहिए ना, तो 60। तो सेकंड की सुई का एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड आ गई। रेडियन पर सेकंड, पाई बाई 30। तो एक सवाल मैंने करके दिखाया आपको। सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। सेकेंड्स हैंड मतलब सेकंड वाली सुई होती है, उसको इंग्लिश में यही बोलते हैं, सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड। मतलब सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, ऐसा। तो मैंने आपको फर्स्ट वाला सवाल करके दिखा दिया। ये हो गया अपना सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ गई पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, इतने से घूमती है। अब आपको सेकंड वाला करके दिखाना है, सेकंड क्वेश्चन, यानी कि मिनट्स हैंड। बताओ, मिनट्स हैंड, ये सेकंड, ये मिनट। तो क्या लिखोगे? ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन टी। डेल्टा थीटा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। अब बताओ, जरा ध्यान से बताना कि मिनट वाली सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? मिनट वाली सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। और 60 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए? 3600। शाबाश, 3600 सेकंड हो गए। तो ये आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। इसी में कर देता हूँ आगे। थर्ड, घंटे वाली सुई के लिए बता दो जल्दी से। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके लिए, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन टी। तो क्या लिखूं बताओ? 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना लिखूं? तो आर वाली सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? आवर वाली सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है? 24 घंटे लगते हैं ना, कि 12 घंटे लगते हैं? बताओ। एक बच्चा बोल रहा है 24 घंटे लगते हैं। अबे इसने सच में घड़ी नहीं देखी है। घड़ी की सुई को एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे में कितने मिनट हो गए? इंटू 60। और कितने सेकंड हो गए? इंटू 60। तो ये कितना आ गया आंसर? पाई डिवाइडेड बाय रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से सवाल हो गया। देखा आज आपको क्या पता लगा? कितनी बढ़िया बात आपको पता लगी कि जो सेकंड की सुई घूमती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखो, मिनट की सुई घूमती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और जो घंटे की सुई घूमती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ना मजेदार? ये हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो सब घूमने वाले के लिए हो गया। ये घूमते हैं ना, तो ये कितने से घूम रहा है, ये घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपको याद है अगर वेलोसिटी होती थी v, और किसी पार्टिकल के पास आगे की साइड वेलोसिटी है v और उसके पास आगे की साइड एक्सेलरेशन है a, तो क्या होगा बताओ? वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। वैसे ही यहाँ है, क्या करो, कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, और उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है, तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ता जाएगा। मतलब सेम चीजें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी। सेम टू सेम ही तो है। नहीं समझ में आया?
जिस तरीके से वहां पे वेलोसिटी होती थी यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, जिस तरीके से वहां, बोलो भाई, जिस तरह से वहां एक्सेलरेशन होता था एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो ये तो ठीक है, ये तो हमने रिलेट कर लिया, बहुत बढ़िया, सब मजा आ गया। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी तो होगी ही, लेकिन उसके पास साथ में एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है, और इस ओमेगा और इस वी में रिलेशन भी होता है। आई बात समझ में? जैसे हम बोलते हैं ना, कई बार आपने क्या होगा कि कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो हम बोलते हैं इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। कोई पार्टिकल घूमता है ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, जैसे इस पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी v हो गई, यहाँ पहुंचा तो यहाँ इस पार्टिकल की वेलोसिटी v, ऐसे यहाँ पहुंचा तो मतलब कोई अगर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसके पास ओमेगा है, तो ऐसा नहीं है उसका लीनियर वेलोसिटी नहीं है, उस मोमेंट पर उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है। जैसे इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, वैसे ही अगर पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो उस पार्टिकल के पास लीनियर एक्सेलरेशन भी है। मतलब सर्कुलर मोशन में दोनों तरह की वेलोसिटी होती हैं, लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है ना? मजेदार चीज, सर्कुलर मोशन में दोनों तरह की वेलोसिटी होती है। हाँ, स्पर्श रेखीय दिशा में, राइट। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे अब। उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बताया कि कोई पार्टिकल है और पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी इनिशियली जो ओमेगा थी, मान लो ओमेगा इनिशियल दे रखी है और इसकी रेडियस आर है। ये घूमते घूमते पार्टिकल यहाँ पहुंचा और यहाँ पर इसकी ओमेगा हो गई, ये ओमेगा हो गई इस पार्टिकल की। तो इस पार्टिकल की यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v, वो क्या होगी, उसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। वो तो मैंने लिख दिया रिलेशन, लेकिन अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे आया। ठीक है, रिलेशन हमें बताना है कि हर मोमेंट पर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन हमें फाइंड करना है, ठीक? ओके, चलिए। तो जैसे कि हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, जानते हो ये, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क को मैंने यहाँ पे एस से डिनोट कर दिया और रेडियस को आर से डिनोट कर दिया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, एस अपॉन आर। यहाँ पे मैंने इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और रेडियस तो कांस्टेंट है। अब सोचो, डी थीटा अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा, और डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, वी, और आर तो है ही। तो रिलेशन क्या बन गया, वी बराबर ओमेगा आर। अरे रिलेशन क्या बन गया, वी बराबर ओमेगा आर, या वी बराबर आर ओमेगा। दिखाई दिया? इसी को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, v बराबर v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अरे रिलेशन समझ में आया आपको v और ओमेगा के बीच में? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। v बराबर ओमेगा आर, ये तो वेक्टर हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड हो गया तो हम चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड में भी रख सकते हैं, मॉड में भी रख सकते हैं, ठीक। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, v और ओमेगा के बीच में। अब हमने इसको और आगे डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, v बराबर ओमेगा आर को और डिफरेंशिएट किया, क्या लिखा, dv अपॉन dt। तो ओमेगा को भी हमने लिख दिया d ओमेगा अपॉन dt। तो देखो क्या बन गया है, dv अपॉन dt तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन, और d ओमेगा अपॉन dt हम जानते क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, और r। तो क्या बन गया ये, ए टी बराबर एल्फा आर, ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन को मैंने ए टी क्यों लिखा, टी का मतलब है टेंजेंशियल या स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो स्पर्श रेखा की दिशा में है, समझ रहे हो क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भाई जो वेलो, देखो मैंने यहाँ समझाया है, जैसे मान लो किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इस पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक। तो इस अल्फा की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो ऐसे टेंजेंशियल आएगा, और उसके बीच में रिलेशन आएगा ए टी बराबर अल्फा आर। मतलब अभी देखो,
क्या आप जानते हो कि वृत्तीय गति में, जो हम वृत्तीय गति पढ़ते हैं ना, वृत्तीय गति में 4 तरीके के त्वरण होते हैं। वृत्तीय गति में 4 तरीके के त्वरण आएंगे और 2 तरीके के वेग आएंगे। तो 2 तरीके के वेग तो आपने पढ़ लिए, ओमेगा एंड वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और 4 तरीके के त्वरण आएंगे, जिनमें से 2 त्वरण अभी आपने पढ़ लिए। कौन कौन से? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। क्या रिलेशन है? ए टी बराबर अल्फा आर। हाँ, और थर्ड आएगा सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय त्वरण। और फोर्थ मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। ठीक, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ा? एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको पढ़ाया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों में रिलेशन भी बताया। क्या होता है रिलेशन? ए टी बराबर अल्फा आर। अरे आई बात समझ में? बोलो। देखो, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। जो हमने रिलेशन पढ़ा, तो रिलेशन में बेसिकली हम 2 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक तो ये है v बराबर ओमेगा आर। v यहाँ पे क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है। अब वो वेलोसिटी टेंजेंशियल ही हो सकती है, बट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी होता है और अभी केंद्रीय भी होता है, केंद्र की तरफ भी होता है। इसलिए हमने एक्सेलरेशन का नाम रखा है यहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण। अब वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल ही होगी, तो इसलिए नाम हमने नहीं रखा है। ठीक, लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होगी। ये रिलेशन समझ में आ गया आपको? v बराबर ओमेगा आर। जिस भी मोमेंट पर आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, उस मोमेंट का एंगुलर वेलोसिटी आपको लिखनी पड़ेगी इनटू रेडियस आर। वैसे यहाँ पे अगर जिस मोमेंट पर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, उस मोमेंट का आपको अल्फा लिखना पड़ेगा, एटी बराबर अल्फा आर। अरे समझ गए क्या? सर रेडियस भी वेक्टर है? नहीं, रेडियस नहीं, रेडियल डायरेक्शन होती है ना। हाँ, मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो सर ये आर वेक्टर में रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर का मतलब है रेडियल डायरेक्शन। जैसे रेडियल डायरेक्शन का मतलब है, देखो 2 तरह की डायरेक्शन पाई जाती है सर्कुलर मोशन में। एक तो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक होती है रेडियल डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन तो कहलाती है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन ये होती है रेडियल डायरेक्शन। इसको अपन आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ये होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में 2 तरह की डायरेक्शन होती है, रेडियल। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है ये यही बता रहा है। आर वेक्टर बेसिकली क्या, किस चीज, 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस यानी कि आर, और एक रेडियल डायरेक्शन मतलब आर कैप। तो मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप मिलके आर वेक्टर बना है। तो समझ में आया आर वेक्टर का मतलब क्या है? रेडियल डायरेक्शन में रेडियस। तो हाँ, रेडियल डायरेक्शन वेक्टर है। समझ में आया? सर्कुलर मोशन में 2 तरह की डायरेक्शन आपको देखनी है, एक तो रेडियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन वाला है? ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला है। अभी एक एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन वाला भी आएगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था गति के समीकरण रेक्टिलिनियर मोशन में। तो वैसे यस। ही सर्कुलर मोशन के लिए भी गति के समीकरण होते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए भी गति के समीकरण होते हैं, राइट? तो क्या रिलेशन होता है, इसलिए मैंने दोनों को साइड साइड लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कैसे। जैसे हमने रेखीय गति के लिए इक्वेशन पढ़ी थी, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। वैसे ही वृत्तीय गति के लिए ये समीकरण क्या हो जाएगी? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, हो जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू t। वैसे ही s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? अच्छा, ये तो कब हम लगाते थे आपको याद है? रेखीय गति में हम ये इक्वेशन कब लगाते थे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। ये हम तब लगाते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। वैसे ही वृत्तीय गति में ये इक्वेशन कब लगाओगे आप? जब अल्फा कांस्टेंट होगा, अल्फा नियत होगा, अल्फा कांस्टेंट होगा, तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं वृत्तीय गति में। अल्फा नियत होना चाहिए। समझ गए? करिए,
सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल ओमेगा 0 दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखा है π/4। आपको क्या निकालना है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t बराबर 2 एंड फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t बराबर 3। t बराबर 3 पर वेलोसिटी बतानी है, t बराबर 2 पर एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। करो जल्दी से। तो हमसे सारी चीजें दी हुई हैं, देखो रेडियस दी हुई है इसकी, सर्कुलर पाथ की 1 मीटर, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है π/4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है 0। आपको ओमेगा बताना है t बराबर 2 पर। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई अल्फा कांस्टेंट है, तो इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन? गति के समीकरणों का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। तो देखो गिवन तो सारे हमें दे ही रखे हैं कि ये अल्फा पता है, ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल निकालना है एक तरीके से। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा दूं? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो t बराबर 2 पर निकालना है, तो ओमेगा फाइनल निकालना है, ओमेगा इनिशियल हो गया 0, अल्फा हो गया π/4 और टाइम हो गया 2। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया π/2, π/2 कितना? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो हमें t बराबर 2 पर ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? t बराबर 3 पर v निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? t बराबर 3 पर ओमेगा निकालेंगे, फिर v बराबर ओमेगा r निकाल देंगे। ठीक है, तो मतलब वही इक्वेशन फिर से लगानी है, लेकिन इस बार t बराबर 3 हमें डालना है। करते हैं। तो ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा हो गया π/4, टाइम हो गया 3, ये हो गया ओमेगा फाइनल। अब ओमेगा फाइनल यहाँ से कितना आ गया? 3π/4 रेडियन पर सेकंड की। पर क्या हमसे पूछा है? ये पूछा है कि नहीं? हमसे तो वेलोसिटी पूछी है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v बराबर ओमेगा इंटू आर, पर यहाँ पे रेडियस तो 1 ही है, तो 3π/4 इंटू 1, तो कितना आ गया? 3π/4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, दिख रहा है आप सभी को? किसी कण का कोणीय विस्थापन थीटा बराबर W0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से दिया जाता है। यहाँ पे W0, ओमेगा नॉट और अल्फा नियतांक हैं। यदि ओमेगा नॉट 1 रेडियन पर सेकंड है, अल्फा 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो t बराबर 2 सेकंड में कोणीय वेग क्या होगा? t बराबर 2 सेकंड पर कोणीय वेग बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से करते हैं। अभी कर चुके हैं वैसे तो ऐसा सवाल कि थीटा दिया हुआ है और ओमेगा पूछा है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले मैं थीटा की इक्वेशन लिखता हूँ। थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डी थीटा अपॉन डी टी, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा, बराबर। करते हैं डिफरेंशिएट, है ना? तो ओमेगा नॉट इंटू टी, ये जो भी है तो कोई कांस्टेंट है, इंटू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ओमेगा नॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब अल्फा को मत समझना एंगुलर एक्सेलरेशन है कि क्या है, जो भी ये कांस्टेंट उसने दे रखा है कि भाई ये कोई कांस्टेंट है, तो आपको तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो अल्फा/2 तो कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर 2t आ गया। तो ये ओमेगा की हमें इक्वेशन मिल गई। हमें t बराबर 2 पर निकालना है। तो इक्वेशन क्या आ गई? अल्फा इंटू टी। अब देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर वही तो इक्वेशन आ गई, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल अल्फा इंटू टी, भाई b बराबर u प्लस एटी। ठीक है, आ गई, क्योंकि इसने जो इक्वेशन दी थी वो भी हमें क्या दी थी? जो गति समीकरण थी उनमें से एक इक्वेशन है। लेकिन ठीक है, इसने जिस हिसाब से पूछना चाहे उस हिसाब से हमने कर दिया। आपने दूसरे तरीके से भी करोगे कि सर ये तो इक्वेशन ही है, यहाँ पे हमें ओमेगा इनिशियल दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और डायरेक्टली अभी फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2 या 1.5, एक ही बात है, और टाइम कितना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 4 रेडियन पर सेकेंड।
सिंपल है, सभी ने आंसर दे दिया लगभग इसका। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, है ना। पता भी लग रहा है मुझे कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है। वेरी गुड, चलिए ये वाला करिए, इसको देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो वरना अगला करो। एक पॉलिश पत्थर विरामावस्था से घूमना शुरू करता है यदि इसकी कोणीय त्वरण, ध्यान से देखें, कोणीय त्वरण 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4 सेकंड बाद इसका कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग होगा। जल्दी से, हाँ भाई, तो हमें इसमें क्या क्या दिया है, विराम अवस्था से मतलब इनिशियल एट रेस्ट, तो ओमेगा इनिशियल कितना हो गया 0, और इसका कोणीय अल्फा दे रखा है हमें 4, तो अल्फा हमने देख लिया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा है, थीटा पूछा है यानी कोणीय विस्थापन, और वेग पूछा है 4 सेकंड पे। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। एक तो मैं लगा दूंगा ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, 0 प्लस 4 इंटू 4, यहाँ से ओमेगा फाइनल आ गया 16 रेडियन पर सेकंड, अरे आ गया ना, और मैं थीटा वाला लगा दूंगा, थीटा में ये वाला लगा सकता हूँ मैं, वो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू थीटा। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली आपका थीटा बराबर 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8, तो 32 रेडियन। तो कौन सा आंसर आ गया, ए, सही जवाब सभी का। चलिए ये वाला करो। चलो इससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत बढ़िया है। आपको क्या निकालना है इसमें, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो रेडियस आर के एक सर्कल पर घूम रहा है, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर लिया, तो उस थीटा कवर करने में मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और पार्टिकल चलते चलते मान लो यहाँ तक पहुंच गया है, ये थीटा इसने कवर कर लिया, ये पॉइंट हो गया इनिशियल और ये पॉइंट हो गया फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट ही मिल गया आपको, रेडियस आर है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ध्यान रखना, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, वेलोसिटी इसकी v दे रखी है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, टेंजेंशियल इस तरीके से v, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ के टेंजेंशियल इस तरीके से v। तो कोई बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, याद करो। यही होता है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल विद वेक्टर साइन के साथ करना है हमें, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके ये तो देखो v इनिशियल तो ठीक है भैया, v इनिशियल तो मैं लिख लेता हूँ, v इनिशियल तो कितना दे रखा है हमें, यहाँ लिख लेता हूँ, v इनिशियल वेक्टर बराबर v जे कैप, और v फाइनल वेक्टर उसके तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो करो कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, एक आएगा ऐसे ऊपर, थीटा निकालो कैसे आएगा, तो ये वाला थीटा थीटा है, तो ये वाला थीटा भी थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला आ जाएगा थीटा। समझ में आई बात, अरे थीटा निकालना आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस v
साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। अरे भाई ये समझ में आया आपको? अब टाइम भी निकाल लेते हैं, थोड़ा टाइम की भी जरूरत पड़ेगी ना। टाइम, तो हमें पता है पार्टिकल की स्पीड कितनी है v। अरे पार्टिकल ने जब ये पाथ कवर किया तो पार्टिकल की स्पीड कितनी है v। देखो दे रखा है, पार्टिकल की स्पीड v है, और ये पाथ की दूरी हमें पता है, आर्क हो जाएगी ना ये, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। तो बेसिकली जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, आर इंटू थीटा, और स्पीड कितनी हो गई v, तो ये टाइम आ गया आर थीटा अपॉन v। ठीक, अब आपको ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड बोला है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो पहले वैल्यू रख लेते हैं फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो v फाइनल कितना आ गया, लिख रखा है हमने, v फाइनल बराबर माइनस वी साइन थीटा। जल्दी से सॉल्व कर लो ताकि हम माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, ये तो हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो माइनस वी जे कैप। इसको सॉल्व करना जल्दी से, और नीचे टाइम रख दो। ये वेक्टर आ गया, अब इसका मॉड निकाल, मैग्नीट्यूड निकाल दो, करो। चलिए, तो यहां से हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आई कैप और जे कैप था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, तो ये ए का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया आगे, तो यहाँ से ये चीज आई 2b साइन थीटा बाई 2, इसको हमने यहाँ रख दिया इसके मैग्नीट्यूड में। चलिए, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, ऊपर वाले का भी मैं मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आया 2v साइन थीटा बाई 2, डिवाइडेड बाय आर थीटा अपॉन वी। v ऊपर गया तो बन गया 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से। हाँ, अब ये नयन जगी है,